कोई है नहीं। और भारतीय राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी का आम आदमी की तरह मतलब आम दल की तरह हो जाना दुखद है। अगर जिन मूल्यों को लेकर के आए थे उसमें स्थिर रहते तो भारतीय लोकतंत्र का चेहरा दूसरा होता। इस बात का दुख है मुझे। अब वो वही करने लगे हैं जो स्थापित पार्टियां करती हैं। वो लोग तो ये एक अलग बात है। एक बात मैं कह दूं सर, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब माँ, अगर नेताओं को माँ मान लिया जाए, ऐसे विचार मन में आया और माँ बच्चे को दूध की जगह शराब पिलाए तो क्या बच्चा बड़ा होकर शराब को ही दूध मानेगा? अब जितने नेता हैं ये एमसीडी चुनाव को कहीं नहीं ना कि एमसीडी चुनाव है। आपके ऊपर ये लाभ दिया गया है कि आप हमें वोट देंगे तो राष्ट्र को वोट देंगे और नहीं देंगे तो राष्ट्र विरोधी वोट देंगे। अब आप बताइए कैसे राष्ट्र विरोधी जाए कोई आदमी? ये समस्या आ गई है। राष्ट्र के विरोध, भैया हम वोटर होते दिल्ली के तो हमें लगता है ये बटन तो राष्ट्र विरोध में जाएगा, क्या एक बार उंगली कांप जाएगी कि अमेरिका हमला न कर दे अगर एमसीडी चुनाव पे हमने इसको वोट नहीं दिया तो अमेरिका नहीं। लेकिन आलोक जी एक बात बताऊं आपको, चाइना जीत लेगा भारत को। आलोक जी इस चुनाव में मुस्लिम लीग ने भी अपने बंदे उतारे हैं। एमसीडी के चुनाव में 12 बंदे उतारे हैं मुस्लिम लीग ने। बिल्कुल भूपेंद्र जी, देखिए अब इसको यह है कि ठीक है मुस्लिम लीग के नाम से मेरी रूह कांप जाती है। एक बार मुस्लिम लीग बनी थी तो पाकिस्तान बन गया था। अब एक ये मुस्लिम लीग आ रही, क्या बनाएगी पता नहीं। भाई मोहम्मद अली जिन्ना वाली जो लीग है उसने भारतीय भूभाग के 3 टुकड़े करवा दिए और अफगानिस्तान तो जोड़ ही नहीं रहा हूं। भाई अकबर के समय में भी अफगानिस्तान काबुल एक प्रांत था। शाहजहां के समय तक चला। हमारा तो अफगानिस्तान तक भारत था और मुगल सत्ता में भारत था वहां तक। प्राचीन का छोड़ दीजिए और पुराना। तो हमारे तो मध्यकालीन नेतृत्व की वो अदूरदर्शिता है कि अफगानिस्तान से हम रह के और पंजाब, आधा पंजाब तक हमारा नहीं रह चुका। तो इसलिए ये चीजें बहुत इतिहास में गलतियां हुई, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अब अंतरराष्ट्रीयवाद चल रहा है और राष्ट्रवाद चल रहा है एमसीडी चुनाव में, तो हम भी नहीं रोक पाए थोड़ा पीछे जाने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। इससे राजनीतिक दल चुनाव तो जीत लेते हैं लेकिन लोगों को स्वच्छ सड़कें, साफ सुथरी नालियां, मच्छर विहीन देश ये नहीं मिलता है। हमें एक बेहतर जीवन नहीं मिलता है। इस पर बचबचाती नालियां, पहाड़ों के कूड़ों के पहाड़, गंदी यमुना नाला में कन्वर्ट हो गई है। एक कूड़ा नहीं ठीक कर पा रहा है, एक यमुना साफ नहीं कर पा रहा है। अब बताओ किसको वोट दे? फिर तो मुस्लिम लीग को दे दो, अच्छा बंटवारा कुछ और करा दे। जी चलिए, आदेश गुप्ता जी पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए और नीचे हमारे संवाददाता सुमन कुमार के पास भी कुछ ऐसे वोटर्स आए हैं। और देखिए तस्वीरों में अगर आप देख पाए तो प्लास्टर लगा है, मुश्किल से चल पा रहे हैं, लेकिन वोट डालने के लिए जरूर पहुंचे। ऊपर की तस्वीर आदेश गुप्ता वोट डालने पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर। सुमन के पास चलते हैं। सुमन, कौन है अभी आपके साथ? बातचीत करिए जरा। हाँ, मैं वही आपको सिमरन मैं वही आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए लोकतंत्र में लोग कैसे विश्वास करते हैं। पंडित जी को आप देख रहे होंगे, पाँव इनका टूट गया था। कब टूटा था ये दीपावली के दिन मंदिर में फिसल गए थे, उसी में गिर गया जी। और अभी आप बिल्कुल कांप रहे हैं, हाथ जो बिल्कुल आपकी मतलब बिल्कुल थोड़ा कमजोर हो गए हैं, कमजोर भी हो गए और 55 साल का एज भी है। हाँ, एज तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा कमजोरी है, थोड़ी सी कमजोरी है जी। पड़े पड़े रहते हैं, दर्द है, दर्द भी ज्यादा जी, दर्द भी है। वोट देने फिर क्यों आ गए? वोट देने आ गए कि ये अपना अधिकार है। और दूसरी चीज है कि हमारे देश के लिए विकास और हमारे एरिया के लिए भी विकास, सफाई, सब कुछ अनिवार्य है। इसलिए आपका वोट, एक वोट जो है बहुत अनिवार्य है। अनिवार्य। जय श्री राम। जय श्री। और दूसरी बात और मैं ये कहना चाहता हूँ सुमन जी कि मैं यहाँ सन 90 से रह रहा हूँ, लेकिन आज ये गौशाला वाले हैं क्या? कार्ड नहीं है। यहाँ गौशाला भी है मयूर विहार में। हाँ भूपेंद्र जी, मयूर विहार में गौशाला है, ये गौशाला वाले हैं क्या? पार्टी वालों ने नहीं दिया है, लेकिन
बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुत्व के नाम पे वोट देना है। आप गौशाले वाले मंदिर में या इधर वाले मंदिर? नहीं, हम इधर में हैं, हनुमान मंदिर। अच्छा, ये हनुमान मंदिर। अच्छा, जीडी कॉलोनी में हनुमान मंदिर, गौशाला आप जानते ही हैं गोविंद भाई। यहाँ जीडी कॉलोनी में हनुमान मंदिर बहुत बड़ा मंदिर जो है, भव्य मंदिर सा बन गया है, तो उसमें भी काफी, लेकिन राशन कार्ड आपका नहीं बन पाया? जी नहीं, अभी तक नहीं बन पाया। वोट तो आपने सबको दिया? वोट तो सबको दे रहा हूँ, कंटिन्यू दे रहा हूँ। और सब आपके आसपास ही रहते हैं? सब कोई पास रहते हैं। फिर वो कहते क्या? बन जाएगा, मैंने कम से कम 20 बार फॉर्म भर के दिया हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन आपके राशन कार्ड नहीं बना है। तब भी इस बार वोट देंगे? देंगे, वोट तो हर बार देना है, कारण चाहे जब तक रहेंगे तब तक वोट देंगे। बहुत बढ़िया, जब तक सांस है। अच्छी बात आपने कही। देखिए पुजारी जी चल नहीं पा रहे हैं, हाथ पांव इनका बिल्कुल कांप रहा है भूपेंद्र भाई, लेकिन लोकतंत्र में इनकी आस्था यहाँ तक है कि वो किसी भी सूरत में अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। राशन कार्ड आज 20 साल 25 साल से 1990 से यही रह रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड जब जानते हैं कि पॉलिटिशियन जो है सबसे पहले राशन कार्ड ही बनवाते हैं। 90 से यहाँ रह रहे हैं सुमन, क्या क्या परेशानियां इनको पेश आती हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार ये वोट देने के लिए पहुंचे, जरा पूछिए इनको। चलिए आदेश गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सर, वोट डाल दिया है आपने, किन मुद्दों को लेकर अब आपको उम्मीद है? सर, हमने जो विकास की बात करी है और विकास किया है, दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को हमने सेवा के माध्यम से काम किया है, और दिल्ली की जनता आज उन बातों को भी देख रही है कि कोरोना जैसे कठिन समय में भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उनका हाथ पकड़ के थाम के रखा है। चाहे वैक्सीनेशन हो या फ्री राशन हो या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सेवा कार्य हो। इसके अलावा निगम के स्कूलों को बेहतर बनाना, निगम की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करनी और निगम की सफाई व्यवस्था में बहुत परिवर्तन लाना, आज दिल्ली के अंदर उस आधार पर हमारे साथ दिल्ली की जनता है। और साथ ही साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दिल्ली की जनता उस बात को भी देख रही कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना में किराएदारों को किराया देने की बात कही थी, पूरा नहीं किया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने राशन कार्ड नहीं बनाए, लोगों को पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन नहीं दी, वो मुद्दे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज दिल्ली की सरकार आने के बाद जो ये कहते थे हम मोहल्ला सभा के हिसाब से चलेंगे और ठेके नहीं खुलने देंगे, उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले ठेके खुलवाए, लोगों को शराब के नशे में झोंका। वो भी दिल्ली की जनता आज याद कर रही है और उसका भी बदला लेने वाली है। दिल्ली की जनता यह भी याद कर रही कि किस तरह आम आदमी की बात कर रहे थे और ईमानदारी की बात कर रहे थे और भ्रष्टाचार किया है। इनके मंत्री जेल में हैं और जेल में उनकी खातिरदारी के लिए पूरी सरकार लगी है, जेल प्रशासन लगा है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी की बात कर रहे हैं। ये दोहरा चेहरा भी लोगों ने देख लिया है और दिल्ली की जनता पूरी तरह, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली है और हम भारतीय जनता पार्टी चौथी बार दिल्ली में सरकार में आने वाले हैं। सर, 2 मिनट निशान दीजिए। तो आदेश गुप्ता जी को सुना आपने, दिल्ली बीजेपी प्रभारी, किस तरह से उन्होंने आज भी आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया। सुमन हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास वोटर्स हैं। सुमन, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि एक अभी हमारे साथ साथी आए कि भाई हमारी भी कुछ समस्याएं दिखा दीजिए आप अपने चेहरे से हटाइए। ये यही रह रहे थे, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? 2010 से। 2010 से। आपकी परेशानी क्या थी? जी, हमारी परेशानी रोड है जो कि डीडीए के अंडर में आता है। 3 साल हो गए गौतम गंभीर जी को कंप्लेंट दिए हुए, और डीडीए में भी और एमसीडी को भी। एमसीडी का ऑफिस लगता है कड़कड़डुमा कोर्ट के पीछे, डीसी ऑफिस। वहाँ लिखित में कंप्लेंट दे के आए हैं कि वहाँ पे अतिक्रमण परमानेंट हटाया जाए। बिल्डरों के द्वारा रोड़ी रेता बदरपुर सड़क पे डाल दिया जाता है, जो सड़क डीडीए के अंडर में आती है। तो यहाँ पे एक्शन ऑफिस है जस्ट पीछे वाली रोड पे, पेट्रोल पंप लगता है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। हमें 3 साल हो गए कंप्लेंट दिए हुए और हर जगह चक्कर लगा लिए, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ।
अभी भी लाइव चल रहा है, मतलब लाइव चल रहा है, तो ये आप जाके खुद देख सकते हैं। अभी वहां बिल्कुल ऐसे ही पड़ा होगा, पूरा बिजनेस चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना के लाया हूँ वहां से, और वीडियो चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अभी जब वोट आप डालने जा रहे हो, या डाल दिया अभी, या डालने जा डालने जा रहे हैं, डालने जा रहे हो, तो फिर क्या सोच रहे हो, कौन आके वो सफाई करवाएगा, ऐसा कोई है? जी ये तो मेरे दिमाग में है कि कौन करवाएगा, लेकिन हाँ बीजेपी ने तो नहीं करवाई 3 साल से। हाँ जी, नहीं। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी परेशानी जिस हिस्से में कि मैं आपको चर्चा कर दूं, ये डीडीए ने इसको डेवलप किया है, लेकिन अब डीडीए और एमसीडी और पीडब्ल्यूडी और तीसरी एजेंसी, 4 एजेंसियों के बीच में लड़ाई चलती है। सांसद चाहकर भी कुछ नहीं करवा सकते कि सांसद के पास ये पावर नहीं होता कि वो सीधे डीडीए को डायरेक्शन दे। इस हिस्से में जहां से आप निकलेंगे, बहुत सारी गलियां, बहुत सारी सड़कें ऐसे टूटी पड़ी हैं जो सालों से टूटी पड़ी हुई है। उसके लिए बजट जरूर आता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है आप समझते ही हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन इसका दर्द यही है कि इतनी मल्टीपल जो एजेंसीज हैं, टीना जी, आम जन ये नहीं समझते कि टीना जी, कैसे अभी ये बेचारे हमारे संवाददाता क्या डाले और जिस एक भी जगह से कोई जिस कार्रवाई व्यक्ति को नहीं लेकर हुई। खड़े हैं, वोटर हैं, टीना जी क्या मानना है? टीना जी जी हमारे संवाददाता जिससे बात कर रहे थे, जिस मतदाता से आपने सुना उसको, वो कह रहे हैं कि स्वच्छता बड़ा इशू है, और उन्होंने हालांकि जाहिर भी किया कि किसके तरफ उनका रुख है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, डेफिनेटली अगर कोई कमी कहीं पे रही है तो उसकी जवाबदारी सरकारों की बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर किसी का कोई ग्रीवेंस है तो वो बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। सरकारें इसीलिए होती हैं। मैं यहाँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ बहुत क्लियर हूँ कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने डिलीवर नहीं किया है तो उसके बारे में हो सकता है उस कैंडिडेट को भाजपा ने हटा दिया हो। मुझे उस सीट की स्थिति के बारे में नहीं पता, मुझे सीट का नाम भी नहीं पता है। अगर वो कैंडिडेट हट गया है तो शायद कहीं ना कहीं उसकी कमियों की वजह से हटाया गया होगा। तो दोनों चीजें वोट करते हुए आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ये चुनाव है ये बिल्कुल कैंडिडेट को देखकर ही दिया जाता है। कई बार लोग पार्टियां भी नहीं देखते हैं। कई लोग बहुत डीपर पर्सपेक्टिव में पार्टी देखते हैं, और ट्रेडिशनल वोट जरूर होता है पार्टियों का। आज भी लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, चाहे उनका कैंडिडेट कैसा भी हो, चाहे वो ग्राउंड पे डिलीवर नहीं करते हो। तो बहुत ही लिहाजा मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगी, और मुझे लगता है कि चुनाव प्रैक्टिकल तरीके से ही चलता है। इसमें अगर लोगों को डिलीवरी नहीं मिलेगी तो वो ऑप्शन सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, और जहां हमारी कमी रही है मैं उसके लिए चैनल पे माफी भी मांगना चाहूंगी। जी चलिए, ये एक ईमानदारी वाली बात है, क्योंकि यहाँ बात जनता की है, जनता के मुद्दों की है। लगातार सड़क की, साफ सफाई की और सुरक्षा व्यवस्था की बात होती रही है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता वोट करती है। सुमन के पास कुछ और वोटर्स हैं। सुमन, अभी ही चर्चा हो रही थी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं वो तकरीबन 1.5 साल या 2 साल हो गए होंगे। कितने पेंशन नहीं आ रही है। पेंशन नहीं आ रही? नहीं आ रही है। कब से नहीं आ रही है? ये 2 साल से नहीं आ रही है। 2 साल से नहीं। 2 से नहीं आ रही। और जो नई बनने वाली है वो भी नहीं बना रहे हैं। वो बेचारे धक्के खा खा के बसों में धक्के खाते रहते हैं। कोई हाँ विकलांग भी, हाँ कोई भी नहीं। विकलांग भी नहीं है? विकलांगों की भी नहीं आ रही ना, बुजुर्गों की आ रही। हाँ 2 साल हो गए और नहीं। हमारे बात कर रहे हो, हमारा लड़का मत बोला करो। हमारा लड़का हमारे लड़के की नहीं आ रही। हमारा लड़का खुद है दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार से हमारा 5,000 रुपए आए कल 2 महीने के कट्टे। लोगों के कितने कितने दिन से आए? ये झूठ है। हाँ हमारे आए हम तो बोलेंगे। झूठ है। हमारे आए मेरा लड़का है विकलांग है और नहीं आ रही, ये केवल झूठ है। ये अफवाह फैलाने की बात है। मैसेज दिखाऊं? कल ही आए हैं। ये मैसेज को सरकार का इनके बेटे मैसेज हो तो आपके बेटे को क्यों नहीं? नहीं आ रही। मेरे बेटे को नहीं मिली। मेरा लड़का विकलांग है, मैं भी विकलांग हूँ, मेरी नहीं मिल रही अभी विकलांग हो? अभी तक नहीं। किसी बुजुर्ग से पूछ, आप इधर आओ। किसी बुजुर्ग से राशन पूछ कार्ड वाले हैं कि नहीं है? राशन तो मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। अभी जो वोट दिए, रोजगार चाहिए। नहीं आपने वोट दे दिया ना? क्या सोच कह रहे थे कि क्या दे देंगे, क्या देंगे तो फिर हम वोट देंगे? ऐसे ही मिल रहे हैं?
नहीं मिल रहा साहब, नहीं मिल रहा। बुजुर्गों को किसी से पूछ लियो, किसी की पेंशन नहीं आ रही। ये सबसे ज्यादा घपला हो रहा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा। केवल ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं है धरा पे। आप देख लीजिए, जगह जगह पे दारू पे ठेके, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। जो बच्चे दारू नहीं पी सकते थे उनको दारूबाज बना दिया इन्होंने। दारूबाज जो बच्चे नहीं पी सकते थे, हाँ, नशे की लत लगा दिया इन्होंने। एक के साथ एक फ्री, क्या और चीज नहीं फ्री कर सकते थे? बहुत सी सारी चीजें, खाने पीने की चीजें हैं, उनको भी फ्री कर सकते थे। पर इन्होंने इस दिल्ली को नशेबाज बना दिया, नशेड़ी बना दिया है। जिसको खुद नशेड़ी है तो ये बच्चों को भी नशेड़ी बना दिया। ये मरेंगे, बच्चों को मारेंगे। जब दारू पियेंगे तो उनकी कितनी फेल हो सकती है, बीमार हो सकते हैं ज्यादा। और ये जब डिस्पेंसरी खुल रही है उनमें भी कोई दवाई का व्यवस्था नहीं है। कोई आदमी बीमार होता है तो 2 गोली देते हैं, 2 गोली दे करके बाहर कर देते हैं, पूरी दवाई नहीं देते। 5 रुपए का पर्चा जरूर कटता है, केवल 2 गोली मिलती है वहाँ पर, 2 गोली। भाई तुम्हारे पैसे आ गए नहीं? मैंने मिल मिल गए, आ गए, दिखाइए, आ गया, वो भी दिखाई रहा है। मैसेज डिलीट, चलो कोई नहीं, डिलीट हो गया होगा मैसेज, वो डिलीट ही हो जाएगा मैसेज। ये दारू वाले जो मसले कर रहे थे उस पे क्या के बारे में बताइए। दारू तो ये है भाई, दारू तो सरकार जबरदस्ती तो दे नहीं रही किसी को। जबरदस्ती क्यों नहीं दे रही? एक के साथ एक फ्री दे रही, जबरदस्ती फ्री दे रही भाई, जो पिएगा नहीं। आइए आप इधर आइए, आइए इधर आइए, आप आ जाओ अंकल जी, आ जाओ, आ जाओ। सफाई की बात है। दारू देखिए मसला जो है वो जिनके जितने जो दर्द हैं, हमने पेंशन की शुरुआत की बात कही थी कि पेंशन जो है ना एमसीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इनके लग रहे हैं हमें जो हो सकता है हार्डकोर समर्थक हों, इनसे पूछिए कि आपके कैंडिडेट को क्यों दें और आपके वाले कैंडिडेट को क्यों दें। दोनों से पूछिए कि किस लिए वोट करें आप दोनों के अलग अलग कैंडिडेट हैं क्योंकि, या पार्टी अलग अलग। उनको पकड़िए, पीछे जा रहे हैं जो, दोनों को पकड़िए। आप अरे सुनिए आप जा आइए, आप भी कह रहे साफ सफाई होनी चाहिए। आइए साफ सफाई बताइए ना क्या होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दे तो होनी चाहिए भाई, हमारी सफाई जो आइए, आप इधर आइए। मुद्दे होने चाहिए, लेकिन आप लोग जब वोट देते हैं ये आपके जहन में होता है कि फिर आप कुछ और सोचने लगते हैं? नहीं, हमारे बिल्कुल जहन में होता है जी। ये कूड़ा कल्ली उठा है, देख लो, ये कल्ली उठे हैं कूड़े यहाँ से। नहीं तो क्या उठे हैं तो ये तो कूड़े हमेशा होंगे और हमेशा यहाँ रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? हमेशा उठने चाहिए ना। जो हमारा प्रतिनिधि आएगा चुन करके, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि क्षेत्र में कार्य करवाए। पार्कों की हालत देखो आज क्या हो रहा है। पार्कों में बैठने लायक है नहीं, बैठने लायक है ही नहीं। नशेड़ियों ने कब्जा कर लिया, कुछ और कर, नशेड़ियों ने कूड़ेदान बना गया वो तो। अच्छा, कूड़ेदान ही बना दिया, देख लो जा करके। सफेदा पार्क जो हमारे बगल में है, सफेदा पार्क, उसकी हालत खराब है। बाकी अगर ये पार्क आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा, ये बेहतरीन पार्क है, क्योंकि ये भागीदारी में मेंटेन हो रहे हैं। और इसका पैसा आता है, निगम से। एक मिनट, इसका निगम से पैसा आता है। हाँ, निगम से पैसा आता है, उसका पता नहीं मेरे को, लेकिन B5 का इसका निगम से पैसा आता है। और ये भागीदारी के तहत यहाँ पर जोशी जी और वर्मा जी 2 बुजुर्ग आदमी हैं जो उसकी मेंटेनेंस करते हैं। और लोगों से मतलब कि उनका पूरा लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है। कई बार लोग कुत्ता लेके लोग देखो 2 तरीके हैं सफाई कराने के। एक, लोग खुद जागरूक हो जाए और एक डंडा करा जाए। अगर आप बोलेंगे कि इस तरीके से सफाई होगी, कभी नहीं होने की, कभी नहीं होने की। क्यों? लोग जिनका घर पार्क के बगल में होता है ना, ऊपर छत पे आते हैं, थैली लेते हैं, नीचे फेंकते हैं। क्यों? अंधेरे में कोई देख नहीं रहा। जबकि एमसीडी की गाड़ियां भी आती हैं। एमसीडी की पहले से काफी व्यवस्था चेंज हो गई है। गाड़ी आप कोरोना काल में देख लो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एमसीडी वाला सफाई करने नहीं आया, कभी ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी सफाई की कभी टाइम से आई नहीं आई, ये सबको पता टाइम से आई है, हर चीज हुआ है। लेकिन एक नेगेटिव चीज जो हम रखेंगे दिमाग में, अगर कोई आदमी काम कर रहा है, अगर हम उसके काम की तारीफ नहीं करेंगे तो भाई साहब फिर आने वाला काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ठीक है, काम में चेंज आना चाहिए, तेज आना चाहिए। आज दिल्ली टॉप 10 में तो है, कम से कम, बेशक ऊपर टॉप पे नहीं है लेकिन टॉप 10 में तो है। निगम हमारा टॉप में है, टॉप 10 में चल रहा है। सफाई को लेकर अंकल जी पूछ रहे थे, सफाई जो है वो सही नहीं है भाई। हमारे पार्क की इतना बढ़िया पार्क था, यो सबसे शानदार पार्क था आसपास। हाँ, बड़ा सा पार्क, ये पार्क के सामने ही। हाँ वही। और यहाँ पे आज की डेट में ये हाल हो रहा है कि वहाँ बैठ नहीं सकते। अंकल जी ने पॉकेट बसाया तो सामने हर चीज, वहाँ लोग कब्जे भी करने शुरू कर दिए थे। कब्जा कोई नहीं हुआ, लेकिन वहाँ का ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल बंद पड़ा है, माली नहीं है। जो पेड़ थे वो अच्छे लगाए थे वो सब बर्बाद हो गए। एनजीटी ऑर्डर से सारे ट्यूबवेल बंद हो गए। अच्छा, एनजीटी की वजह। हाँ, और कहीं अगर आपको पार्क हरे दिख रहे हैं तो वहाँ पर समझो इलीगल ट्यूबवेल चल रहा है।
भूपेंद्र भाई, आते आते हम फिर एनजीटी पे आ गए। एनजीटी जो दिल्ली सरकार को तकरीबन 1500 करोड़ का 1500 या 900 करोड़ के आसपास जो है, आंकड़े में ऊपर नीचे आंकड़े हो सकते हैं, जिन्होंने यमुना सफाई को लेकर जो इनके अगेंस्ट जो है वो एक पेनल्टी इम्पोज किया है। तो यहाँ के जो पार्कों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, एमसीडी के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, ना बजट है। और हमने देखा कि तो बजट का बड़ा इशू रहता है वहाँ पे। हमने सुना कि एमसीडी ने मांगा बजट और दिल्ली सरकार ने दिया नहीं, और फिर उसमें आपस में गुत्थम गुत्था। टीना जी कुछ बोल रही। टीना जी, टीना जी आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी कट के आ रही है। हमने कहा जहां तक आपके संवाददाता ने कहा कि एनजीटी ने एक फाइन किया है, वो 1500 करोड़ है या 900 करोड़ है, वो 900 करोड़ का फाइन है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो दिल्ली सरकार से आती है, और अगर वो पैसा एमसीडी को नहीं मिलता है तो एमसीडी सफर करती है। आप जानते होंगे कि हमारी लास्ट जो मेयर थी वो रजनी अब्बी थी, जो यूनिफाइड एमसीडी की मेयर थी, वो रजनी अब्बी थी। और अभी दोबारा से होम मिनिस्ट्री ने एमसीडी को यूनिफाइड किया है, क्योंकि जैसे साउथ एमसीडी है जहां मैं रहती हूँ, वो रिच एमसीडी है, वहां टैक्सेस और रेवेन्यू बहुत अच्छा आता है। लेकिन वहीं हमारी ईस्ट और नॉर्थ जो एमसीडी है उसमें पैसे की कमी है। तो ये जो ट्राइफिकेशन जो शीला दीक्षित के समय में हुआ था, ये कुछ अच्छा सोच के हुआ होगा, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले। तो हमारा जो अब जिस तरह से भाजपा ने इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जिस तरीके से इसको यूनिफाइड किया है, तो मुझे लगता है जो दिक्कतें, जो फंड्स की दिक्कत है, जो और दिक्कतें हैं वो, और ऑफ कोर्स मतलब ये जो सफाई कर्मचारियों की 2-2 साल तनख्वाह न देना, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की तनख्वाह न देना, ये सब इस तरह के बहुत सारे सेक्शन है जिनकी तनख्वाहें नहीं गई और बहुत ही वो लोग परेशान हुए। तो इसको केटर करने के लिए, अच्छा तनख्वाहें क्यों नहीं गई, थोड़ी सी प्रैक्टिकल, लॉजिकल और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बात भी की जानी चाहिए। कई बार बहुत सारी चीजों में पॉलिटिकल एंगल डालना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो ना तो समाज के हित में होता है ना पॉलिटिकल पार्टियों के हित में होता है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि आम पार्टी ने फंड्स देने बंद कर दिए, वो नहीं चाहते थे हम एमसीडी में परफॉर्म कर पाए, क्योंकि उनको एमसीडी को क्रैप करना था। ये जो असलियत है वो मैं खुल के कहना चाहूंगी। और 2 साल में हम फंड्स की दिक्कत में इतने ज्यादा घिरे रहे कि सफाई कर्मचारी अगर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो एमसीडी के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एमसीडी के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा कहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये जो एक तरह का एक मिनिमलिस्टिक गैप रहा, और बहुत ही वाइडर हमने देखा कि दिल्ली सरकार जो है अपने एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्च कर रही थी, लेकिन एमसीडी को ये पैसा नहीं दे रही थी। और हम सब जानते हैं कि एमसीडी में जो कमिश्नर नियुक्त होते हैं या उसके ऊपर रैंक के लोग होते हैं, वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, उनको रिपोर्टिंग करते हैं। हमें कहीं ना कहीं उस लॉबी से भी बहुत दिक्कत रही है। जी थैंक यू। टीना जी, एक तर्क आया था कि जैसे कई सिविक अथॉरिटीज़ को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को सरकार ने डायरेक्ट इधर से फंड दिया है, 2-4 गिनाए थे केजरीवाल जी ने, तो एमसीडी को डायरेक्ट दे देते, ऐसा उन्होंने तर्क दिया था। नहीं बिल्कुल दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रेवेन्यू जो आता है वो तो दिल्ली सरकार के थ्रू जो रेवेन्यू आएगा उससे ही हमें पार्टीशन में चलना है। देखिए फंड्स क्राइसिस में जरूर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार से हमेशा एलजी के कहने के बावजूद भी वो फंड्स नहीं आया। और मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर हम एक फंड जो है, सपोज किसी भी चीज का फंड आ रहा है और उसको हम कहीं और यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो सेक्शन भी तो सफर करेगा। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने समय समय पे फंड दिए। और मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहती हूँ भूपेंद्र जी एंड सिमरन कौर जी, देखिए हम कोरोना काल में जो 3 साल काम हुआ, सेंटर में तो हमारी सरकार थी, हमें करने की जरूरत क्या थी? नॉर्मली विपक्ष उस कामों को करता है, जो सरकार में लोग होते हैं वो तो उतना ही काम करते हैं जितना सरकारी तंत्र में काम आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मैं खुद कोरोना में 4 बार कोरोना पीड़ित रही हूँ और मेरे कहीं ना कहीं शरीर पे उसका बहुत असर रहा है, क्योंकि समाज में काम करना, पूरे दिल्ली में काम करने के लिए हमें प्रेरित किया जाता था।
और कहीं ना कहीं भाजपा का ये जो सामाजिक तंत्र का काम है ये हमेशा रहता है, हम खाली चुनावों में एक्टिव नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भाजपा के बहुत अच्छे कामों को भी छोड़ना नहीं चाहिए इस डिबेट में, और डेफिनेटली कुछ कमियां अगर कहीं पे हैं तो लोगों को अपना सब्स्टिट्यूट चुनने की बिल्कुल, क्योंकि वोट जो है वो जनतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव है। मैं भी सरकारी फैमिली से आती हूँ, तो कहीं ना कहीं हम इसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं, लेकिन इसमें न्याय होना बहुत जरूरी है। अगर तर्क आपका न्याय संगत है, आप दिक्कतों को एक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, तो और लोगों को कई बार मैं अपील करना चाहती हूँ टेलीविजन के माध्यम से कि अपना पार्षद, अपना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बहुत ध्यान से चुनिए, क्योंकि अगले 5 साल आपने बिताने हैं उसके साथ, और आपने उसके साथ और उसने आपके साथ। अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ठीक से नहीं चुनेंगे तो अच्छे लोग कभी समाज में आएंगे ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों में अच्छे लोगों का पार्टिसिपेशन घटता जाएगा। टीना जी, आपने जो संकल्प पत्र निकाला है उसमें कहा है कि हम 50 जन रसोई बनाएंगे, बच्चियों को साइकिल देंगे, विधवाओं के लिए भी कुछ सहायता कही है, फिर अनधिकृत कॉलोनीज़ को संपत्ति कर माफ़ करने की बात भी कही है, और गृह निर्माण में जो नक्शे वक्शे होते हैं उसमें भी आपने रिलीफ देने की कही है। ओवरऑल ये सारा जो इसके लिए बेसिक चलाने के लिए पैसा तो फिर से लगेगा, केजरीवाल जी बैठे ही हुए हैं, फिर फंड की दिक्कत आएगी, तो रेवेन्यू सोर्सेस क्या है फिर? नहीं, बिल्कुल हर चीज में पैसा लगता है। जब 2 करोड़ लोगों की, 2.25 करोड़ लोगों की दिल्ली की बात कर रहे हैं तो फिर वो उसमें सभी लोग आते हैं, और ये सुविधाएं सभी के लिए हैं। और साइकिल देने की एक मुहिम बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि इस पे आई एम वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिला मोर्चा की, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम महिला मोर्चा ने ही ये एक वो दिया था पार्टी को कि इस पे विचार होना चाहिए, और उसको पार्टी ने एक्सेप्ट किया है। जहां तक आपने कहा कि प्लॉट साइज पे जो हमने नक्शे जो हैं उसको बिना नक्शे के हमने पास किया है, वो भी बहुत अच्छी बात है, और बहुत लंबे समय से चल रहा है, उसका सिर्फ साइज हमने बढ़ाया है। उसके अलावा दूसरी चीज, संपत्ति कर के लिए माफ किया है। संपत्ति कर जो हाउस टैक्स होता है उस पर माफ किया है, लेकिन पिछले 12 साल का हाउस टैक्स और उसका जितना इंटरेस्ट था वो भी हमने माफ किया। उसके जगह जगह रेवेन्यू सोर्स मिले होंगे। मैं देख रहा था कुछ नगर निगम में 3000 करोड़ के आसपास आ रहा रेवेन्यू, या कुछ में 2 आ रहा है, बड़ा कम है ये। 15,000 करोड़ का बजट है, मुझे लगता है कि कम बजट भी है, मानते हैं, लेकिन रेवेन्यू खुद तो गार्नर करना चाहिए ना। नहीं, अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान किया है कि हम काफी सारे फंड्स उसके, क्योंकि दिल्ली सरकार के एमएलए जो हैं वो हमें फंड्स के लिए बहुत तंग करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर को फंड नहीं दिया जाता है, कई चीजों का आकलन बिल्कुल एक बायस तरीके से होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिट जरूर किया है कि हम दिल्ली सरकार को बाईपास ना करते हुए एमसीडी को कुछ फंड्स देंगे, जिससे ये सारी चीजें प्लान की है। देखिए, कोई भी सरकार जब अपना मैनिफेस्टो लेकर आती है, मैं बहुत गर्व से कहूंगी कि 2014-2019 का मैनिफेस्टो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए पूरा किया है। उसको पूरा करने के पीछे एक विश्वास लोगों का जगह है। दिल्ली में भी उसी तरह का मापदंड हम रखेंगे, और दिल्ली में भी उसी तरह से हम उसको पूरा करेंगे। जो हम कह रहे हैं, कोई भी सरकार अगली बार तभी रिपीट होती है जब अपने वादों को पूरा करती है। और ये जो ग्राउंड वर्क के वादे हैं, ये कोई एमपी का चुनाव नहीं है जिसपे लोग जो है एक बड़ा चेहरा देखकर वोट करें या एक ट्रेडिशनल पार्टी देखकर वोट करें। ये बहुत ही डे टू डे के कामों से जूझने वाली सरकार होती है, और मुझे लगता है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमिट किया है उसकी एक मैपिंग जरूर हो रही है। दिल्ली में यूडी मिनिस्ट्री ने घर दिए हैं, और जहाँ जोगी वहाँ मकान मैंने देखा। परसों नरसों आपके मंत्री जी पीसी कर रहे थे, तो झुग्गियों को मकान बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी पीसी भी की थी, देखा मैंने वो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ, बहुत प्रैक्टिकल होकर ये बातें कहना चाहती हूँ, क्योंकि एमसीडी के चुनाव में आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में दिल्ली में आप कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो है वो कंपैरेटिवली डिमांड ज्यादा करते हैं, और डिलीवरी के प्रॉमिस पे भारतीय जनता पार्टी इस बार एमसीडी में अपनी हैट्रिक तो नहीं कह सकती हूँ, हम चौथी बार एमसीडी में आ रहे हैं। जो भी हो, तो आप आए या वो आए, हमको मतलब इस बात से भी है
एक पार्किंग व्यवस्था ठीक कर दीजिएगा। जहां जाते हैं लड़ाई वड़ाई हो जाती है, उस चक्कर में पार्किंग में बहुत लड़ाई होती है आपस में, मतलब लोग रोड रेज हो उसको जाता भी है। ठीक करने की जरूरत है, लेकिन दिल्ली एज अ होल पूरी पार्किंग की समस्या सभी जगह है। आपको पता होगा कि मल्टी लेवल पार्किंग जो है वो साउथ दिल्ली में कई जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई है और उसका हम उपयोग भी करते हैं। बल्कि वो मल्टी लेवल पार्किंग मेरे घर के पीछे सरोजनी नगर में भी है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट जो है दिल्ली सरकार के सहयोग के बिना एमसीडी में हमने किए हैं, लेकिन जब फंड की कमी होती है तो कहीं ना कहीं हम क्राइसिस में रहते हैं। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिफाइड होम मिनिस्ट्री, यूनिफाइड एमसीडी को प्रपोज किया और उस पर काम किया। आपको मालूम है कि उसमें करीब 8 महीने लगे और उसके बाद चुनाव हुए हैं। तो ये हमारा अपना एक पर्सपेक्टिव है और हम अपने वादों पे खरे उतरेंगे। अब तक हमने काम किया है दिल्ली में 3 बार से, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम हैं तो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है। वो हमें, मुझे लगता है कि वो कितना भी आप अच्छा काम कर लें, और बहुत अच्छे काम बाकी प्रदेशों में हुए हैं। अगर मैं एग्जांपल देने लगूंगी तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। और उन लोगों की जमानत जब्त भी हुई है। तो मतलब ये कामों के बेसिस पे जनता वोट करती है, ऐसा मेरा मानना कम है। मुझे लगता है लोग फेस देखकर, जाति देखकर और कहीं ना कहीं ये देखकर कि भूपेंद्र सोनी खड़े हैं तो टीना शर्मा वोट करेंगे, अतुल मैं सिंघल खड़े खड़े होऊंगा हैं तो हार ही तो जाऊंगा। सिमरन वोट करेंगी। मैं तो ये झूठ बोल ही नहीं कहीं ना सकता। कहीं ये एक माइंडसेट है और ये माइंडसेट जनता को जरूर चेंज करना चाहिए। तो नहीं, आप खड़े मत होइए, बट मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया है कि ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तो हमें डेमोक्रेसी में शिकायत करने की भी कोशिश कम करनी चाहिए। क्योंकि आप अपने नियम को, अपने वोट देने के अधिकार को आप पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। और काफी जनता ऐसी है जिन्हें यही नहीं पता किस मुद्दे पे वोट देना है। 5 चीजें अच्छी हैं, एक चीज छोटी सी खराब है, उस पे जाके अपना पूरा गुस्सा निकाल आते हैं। तो ये जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है सरकारों के खिलाफ, ये कई बार मुझे खतरनाक भी लगता है। मैं अतुल हिस्ट्री की सिंघल जी स्टूडेंट रही हूँ और मुझे लगता जी, है कि पास्ट में हिस्ट्री इस तरह से रही है कि एक व्यक्ति जो कुछ नहीं करता है और हिटलर होता है, वो जीतता जाता है, जीतता जाता है, और एक आदमी जो समाज के लिए पूरी तरह लगा होता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के आक्रोश का उसको सामना भी करना पड़ता है। तो सब कुछ सही हो रहा है जनता की तरफ से, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ, अभी मुझे सिर्फ बड़ी यही खुशी है कि पीपल आर गोइंग आउट एंड वोटिंग। आई वुड एनकरेज देम टू गो आउट इवन इन लार्जर नंबर्स। बाकी मुझे लगता है मौसम अच्छा होने वाला है। किस मुद्दे पर डालेंगे? आपने कई बार इस तरह यार, मैं किस मुद्दे पे डालूंगा? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ यार। हमने अच्छा काम किया, मैं उस मुद्दे पे डालूंगा, पर मैं वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को। कूड़े के पहाड़ का, अरे हाँ, वो हाँ वो सर, इस बार बहुत धांधली की भी बातें हुई, टिकट बेचने और उस तरह की बातें हुई। ओके, तो वो आम आदमी पार्टी का एक वो उसके अंदर आ भी गया था उनका। देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स इन द आम आदमी पार्टी has been saying कितना सिखों का, भैया सिखों का क्या इशू है? सिख देखो ऐसा है, मैं तो पैदा हुआ हूँ एक ऐसे परिवार में। हमारे कभी कभी कुछ लोग बीच में पंजाबी में कहते हैं ना, रुस जाते हैं, तो ठीक है, वो तो होता है परिवार के अंदर। बट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिखों के लिए किया, कम्युनिटी के लिए किया है, और मैं उसकी इतनी लंबी लिस्ट में आपको गिनवा सकता हूँ। बट मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि सिख कम्युनिटी, बाकी भी सब हमारा साथ देंगे। लेट मैं वोट करके आता हूँ। पूरी को सुना आपने, वोट करने जा रहे थे और कूड़े के पहाड़ पर भूपेंद्र जब सवाल पूछा गया तो बचते हुए नजर आए, कुछ नहीं कहा। तो बहुत सारी चीजों में बचते हुए नजर आए। डायरेक्ट नहीं बोला उन्होंने। बिल्कुल। अतुल सिंघल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, लंबे समय से दिल्ली पर अच्छी पकड़ बनाए हुए। अतुल जी, इस चुनावों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और मुद्दा सबसे ज्यादा जो उठाया जा रहा है साफ सफाई का, कूड़े के पहाड़ों का। देखिए, चुनाव तो मुझे लगता है कि काफी रोचक दौर में पहुंच गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 8 साल हैं और एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है, पूरा जोर लगाया जैसे आपने कहा। और अगर हम बात करें तो 15 साल से बीजेपी सत्ता में है एमसीडी में, तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली की जनता है वो दोनों पार्टियों के कामकाज का आकलन करेगी और उसके बाद वोट करेगी। और जो मैंने इस बात को नोटिस किया कि अभी जो मतदाता है वो खामोश है, उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं इस बार। और
तीसरी बात इसमें मुझे ये लगती है कि रोचक जो मैंने कहा कि चुनाव इस बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा कांग्रेस कम बैक कर रही है, तो कहीं कुछ सीटें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं जिसपे त्रिकोणीय मुकाबला इस बार हो सकता है, और निश्चित तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो उसके अंदर बीजेपी कहीं ना कहीं फायदे में रहती है। अतुल जी, ये जो कांग्रेस वाली बात बोली ना, वो कांग्रेस वाले अगर सुन रहे होंगे तो बड़ा खुश होंगे इस वक्त। वैसे आपको भी देख के बड़ी खुशी हुई, कई साल बाद हम लोग आमने सामने इस समय मुखातिब हो रहे हैं बहुत दिन बाद हो रहे हैं। तो ये आपने कहा कि एक खास पार्टी के आसार हैं, वो क्यों कहा आपने? लेकिन आसार मैंने किसी के नहीं बताए, ये तो कोई भविष्यवक्ता ही बता सकता है खास पार्टी के आसार है। अच्छा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर बीजेपी को फायदा होता है। और जिस प्रकार से मैंने एक चीज को जो नोटिस किया है वो इस बार जो खासतौर से मैं भी क्योंकि दिल्ली का बाशिंदा हूं, यहाँ पर मेरा भी वोट है लंबे समय से, जो कुछ जो नकारात्मक प्रचार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, अभी मेरे यहाँ पे जो मेड़ आती है उससे मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो ये कहा गया कि अगर आप आम आदमी को पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपका बिजली पानी बंद हो जाएगा, आपकी सफाई बंद हो जाएगी, और इसलिए वो इस बात से नाराज है। तो इस तरह की जो चीजें हैं नकारात्मक प्रचार को, आजकल मतदाता काफी समझदार है, वो इस चीज को नोटिस करता है कि कौन पार्टी क्या कर रही है। और मैंने इसीलिए कहा कि 8 साल केजरीवाल का राज रहा, दिल्ली में चल रहा है 8वां साल, और 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन तो मतदाता जरूर करेगा। मतदाता बड़ा कंफ्यूज रहता है, कई बार सोचता दिल्ली का माई बाप कौन है, इनसे पूछो तो बोले हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उनसे पूछो तो बोले ये इनका काम है, माई बाप है कौन दिल्ली का? देखिए क्या है कि दोनों बॉडीज अलग अलग हैं, और सही मायने में देखा जाए तो पूरी पावर एमसीडी के जो मेयर हैं उसको भी पूरी पावर होती है अगर वो काम करना चाहे, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। और अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री काम करना चाहे तो कर सकता है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री कहे मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही तो वो बात भी स्वीकार्य नहीं है। वाइस वर्सा, अगर एमसीडी के लोग कहें कि दिल्ली सरकार काम नहीं करनी दे रही तो वो भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 15 साल दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही और अपोजिशन की सरकार हमेशा रही। दिल्ली में बीजेपी, एमसीडी में बीजेपी थी और केंद्र में दूसरी सरकार थी, अटल जी की भी सरकार थी, लेकिन उन्होंने काम किया जो करना था। और जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एमसीडी में दूसरी सरकार थी, तब भी काम हुए। मजे तो एनडीएमसी वालों के हैं, लेकिन बस वो तो भाई एनडीएमसी का विषय अलग है, मजे उन्हीं के हैं, बजट भी काफी है, पैसा भी काफी है, तो जो लोग वहां रहते हैं वो निश्चित तौर पर आनंद लेते हैं। एनडीएमसी इलाके के लोग, उनको तो स्पेशल प्रिविलेज एक तरीके से विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं वो। सुमन कुछ बोल रहे थे? भूपेंद्र भाई, एक बात भूपेंद्र भाई, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। अभी टीरा जी बता रही थी एमसीडी को बर्बाद किसने किया? एमसीडी को नेताओं ने ही बर्बाद किया है। आप देखिए अनऑथराइज्ड कॉलोनी, आप जानते हैं कि लगभग 65% पॉपुलेशन जो है अनऑथराइज्ड कॉलोनी में 1731 कॉलोनी है, 1731 जीत के, खासकर दिल्ली के अगर रेवेन्यू पूरे कंडीशंस को देखें तो 17 से 31 कॉलोनी, तो जो ऑथराइज वाले जो लिस्ट है उसमें की बात कर रहे हैं। उसके अलावा देखें तो तकरीबन 3000 से ऊपर कॉलोनीज है। इन कॉलोनियों में जब हाउस टैक्स लेने की बात आती है, वहां से बिजली के बिल जरूर लिए जाते हैं, पानी तो माफ कर दिया गया, समझ में आती है। वहां से जो दुकानें खुलती हैं उसके जो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स वो लिए जाते हैं, लेकिन एमसीडी वाले को इन नेताओं ने वहां टैक्स नहीं लेने दिया। गांव सिर्फ 84 हैं जिसमें जो जिनके पास जमीनें बची हुई हैं, वहां की दूसरी कहानी होती है। तो आप अपने रेवेन्यू मॉडल को अभी तक सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। पहली बार हमने देखा कि ये जो एलजी आए हैं जिन्होंने कहा कि भाई 24 घंटे यहाँ रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, 24 घंटे इस तरह के फैसिलिटी देनी चाहिए, तो पहली बार देखने को मिला कि इस तरह की फैसिलिटी देने के लिए अलग से एजेंसी जो है वो काम कर रही है। एमसीडी में आप मेयर बनते हैं, उनके स्टैंडिंग कमेटी और तमाम सारे जो हम लोग कवर करते रहे, अधिकारी कुछ कहते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए और ये जाके उसके स्ट्रक डाउन कर देते हैं, तो काम तो ये खुद नहीं करने देते हैं। यहाँ अगर दिल्ली सरकार 35,000 करोड़ कमा सकती है तो एमसीडी क्यों नहीं कमा सकती है? एमसीडी कमा सकती है, लेकिन इन नेताओं की वजह से ही नहीं कमाती है। वहाँ जहां भी टैक्स रेवेन्यू या जनरेशन की बात होती है या जहां नए टैक्स लगाने की बात होती है, तुरंत ये रोक देंगे। और उनके स्टैंडिंग कमेटी या हाउस के इतने पावर हैं कि वो उनके अगर उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया तो नहीं हो पा। तो इसलिए इनको भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि आपको उसको रेवेन्यू मॉडल पे लाना पड़ेगा, तभी तो साफ सफाई हो पाएगी। तो कूड़े की रोना किसी सरकार के पास, दिल्ली सरकार अगर आ भी जाती तो उनके पास जमीन नहीं है, वो कूड़ा के दिल्ली सरकार खाएगी थोड़ी, कूड़ा खाई नहीं। 2600 बिजली बेचे वो रेवेन्यू मिल जाएगा अपने आप। मंत्री जी ने, अमित शाह साहब जब वहां गए थे और उन्होंने बिजली
मिलेगा, तो उसके लिए आपको सोर्सेज की जरूरत है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना एम्पावर्ड कर दिया जो वहां से आप रेवेन्यू जनरेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, वहां आप करने को तैयार नहीं, ना करने देना चाहते हैं, तो ये भी तो परेशानी है। हाँ अतुल जी, बात रेवेन्यू जनरेशन की हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो अपने पैरों पे आत्मनिर्भर बनने की बात है, तो एमसीडी को करना चाहिए आत्मनिर्भर बनने की, चाहे इधर उधर टैक्स लगा के थोड़ा इधर से खींच के और उधर पैम्पर करके, ये करना चाहिए ऐसा लगता है। चलिए, राघव चड्ढा जी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, नगर निगम से भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए वोट जरूर डालें और काम करने वालों को वोट दें, काम रोकने वालों को वोट मत दें। ईमानदार, पढ़ी लिखी, शरीफ लोगों की सरकार बनाएं, गुंडों की, गाली गलौज करने वालों की, काम रोकने वालों की सरकार ना बनाएं। और एक वोट के इस्तेमाल से एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, एक ऐसी पार्टी को वोट दें जो लोग दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएं, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें, दिल्ली के जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन समय पे मिले, दिल्ली में जो नगर निगम के पार्क्स हैं वो सुंदर हों। तो राघव चड्ढा को सुना आपने किस तरह से उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली तो खैर भूपेंद्र उन्होंने कहा ही है कि जो गाली गलौज करते हैं उनकी तरफ वोटर्स को ध्यान नहीं देना चाहिए। गुंडा शब्द इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली, मैं कहना नहीं चाह रही थी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अतुल जी कुछ बोल रहे हैं। जी अतुल जी। जो मैं नकारात्मक प्रचार की बात कर रहा था वो यही शब्द, इस तरह के जो शब्द हैं, आपको अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। आप सामने वाले को गुंडा कहें, बदमाश कहें, और इस तरह की जो भाषा का अगर आदेश श्रीवास्तव जी भी तो अभी कह रहे थे शराब बांट दी, शराब के ठेके खोल दिए बड़े नेताओं के लिए, तो निश्चित तौर पर ना उसका कुछ ना कुछ नकारात्मक असर जरूर जाता है। तो इस तरह के शब्दों की बजाय अगर वो कहें कि आप क्या करेंगे, एक रोड मैप सामने रखा जाए, किसी भी पार्टी को, घोषणा पत्र की आप बात कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि जो घोषणा पत्र सभी पार्टियों के पुराने निकालने चाहिए। आप चूंकि आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी पुराने घोषणा पत्र साथ अगर लेकर बैठे। इस बार की तो गारंटी निकली है अतुल जी, इस बार गारंटी निकली है, 10 गारंटी। आम आदमी पार्टी पहाड़ को, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, इस तरह के हैं वो व्यापारी लाइसेंस घोषणा। देखिए, मैं इसलिए थोड़ा सा विरोध करता हूं क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूं एक भी सीसीटीवी नहीं लगा। तो ये लोग बीजेपी वालों को पूछना चाहिए भाई सीसीटीवी कहाँ है, वाईफाई कहाँ है जो आपने घोषणाएं की थी। और वाइस वर्सा, अगर बीजेपी ने कोई वादे किए हैं, जैसे भी टीना जी अभी बता रही थी कि हमने अपने सारे घोषणा पत्र पूरे करे 2014 के, 2019 के, तो एमसीडी में क्या क्या घोषणाएं की हैं बीजेपी ने, वो भी जो है और उनको कैसे पूरा किया है वो भी सामने आनी चाहिए। तो उसके बाद ही सही आकलन हो पाएगा कि किस पार्टी ने क्या कार्य किया है। भूपेंद्र जी। अतुल जी, आप तो हरियाणा से भी टच रखते हैं, आपको तो पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के भी हरियाणा से रिश्ते रहे हैं, और यहाँ उन्होंने दिल्ली में जिस तरह से सरकार बनाई, अब वो पूरी कोशिश में है कि इस बार जो उनकी गारंटी है उस गारंटी को दिल्ली वाले ले लें। तो आपको क्या लग रहा है इस समय, इस आपका एनालिसिस क्या है अभी? देखिए, मुझे तो जो मैंने बताया, मुझे थोड़ा सा मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है। और जो मैंने पहले आपको कहा, नकारात्मक प्रचार, हालांकि जब इलेक्शन शुरू हुए थे और पहले भी ये लगता था कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन जैसे जैसे कमबैक किया बीजेपी ने भी थोड़ा सा उसको सही तरीके से सही दिशा में चले हैं। और कांग्रेस के क्या है कि पुराने काफी जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस ने, एकीकरण के बाद जब इसका हुआ नगर निगम का, तो पुराने लोगों को उतारा है। और पुराना जो चावल होता है जैसे, तो वो कहीं ना कहीं तो फैला। अतुल जी आपके पास वापस आऊंगी। एक अपडेट है दर्शकों के लिए, अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। अभी वोट डालने के लिए अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं और पूरी फैमिली उनकी यहाँ पर मौजूद है। तो पूरी फैमिली के साथ अरविंद केजरीवाल पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी में अपने घर से निकले, अभी तस्वीरें आई थी, और अब पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वोट डाल के जिस तरह से बाहर आएंगे, क्या कुछ कहेंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया वोट डालने के लिए पहुंचे, और सिक्योरिटी बहुत टाइट है जिस तरह से देखा जा रहा है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और भूपेंद्र, जो चीजें गारंटीज, यहाँ बात करूँ, आम आदमी पार्टी जिस तरह से गारंटीज लेकर आई थी, और क्या लगता है अरविंद केजरीवाल अभी वोट डाल के बाहर आएंगे, क्या कुछ कह सकते हैं?
यही है हमारी गारंटी पे भरोसा करो। ज़रूर कहेंगे। वो हमारे साथ इमरान लतीफ़ साहब हैं। इमरान साहब, आज एसयूवी में देख के अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। देखिए पुष्कर जी, आज देखिए भूपेंद्र जी, जो वोट हो रहा है एमसीडी के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो साफ साफ चुनाव हो रहा है। काम करने वालों की एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ बदनाम करने वालों की पार्टी है। एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ काम को रोकने वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ जनता के साथ खड़े हुए लोग हैं, दूसरी तरफ जनता के साथ छलने वाले लोग हैं। दिल्ली के लोगों ने काम करने वाले लोगों को वोट देने का मन बनाया और इसी मन के साथ, इसी एनर्जी के साथ आज वो बूथ पर जा रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी पिछले 15 साल से कराह रही थी, नाकामियों की वजह से, कूड़े कचड़े की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, इस बार उसको आजादी मिलने जा रही है। एक ऐसी पार्टी जो काम करेगी, उसकी सरकार एमसीडी के अंदर भी आने जा रही है। बगल में टीना जी बैठी हुई हैं आपके बगल के विंडो में, कह रही हम काम करते रह रहे हैं, हमने तो काम किया 3 बार, चौथी बार आ रहे हैं। नहीं तो अगर इन्होंने काम किया था, टीना जी बहुत अच्छी प्रवक्ता, अगर इन्होंने काम किया था तो इनको काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए था दिल्ली के अंदर। तो ये तो सिर्फ केजरीवाल को गालियां देने का काम कर रही है, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है। अरे टीना जी, होता कि 15 साल के अंदर ये टीना जी, इमरान लतीफ साहब आपसे काम पूछ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैं किसी को गाली देने का काम कर रही हूँ तो आप इमरान जी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ओपनिंग कमेंट में ही ये बोला कि जो है वो, मतलब उन्होंने भाजपा को बहुत गंदे तरीके से एड्रेस किया और काम करने वाली पार्टी अपनी पार्टी को बताया। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिर अखबारों में इतना बड़ा बड़ा क्यों छप रहा है, सीएजी की रिपोर्ट में क्यों आ रहा है कि आपने स्कूलों में ये सब काम नहीं किए जितना आप बता रहे हैं। सीबीआई और ईडी ने अभी तक आपको, मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट नहीं दी है। क्यों सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, हवाला कांड में है। क्यों अरविंद केजरीवाल यहाँ से जाकर पंजाब में भी फेल हुआ, पंजाब में भी सरकार बनाने के बाद चीजों को डिलीवर नहीं कर पाए। आप तो गालियां दे रहे हो, आप मुझे एक सेकंड दीजिए इमरान जी, लेट मी स्पीक। आपकी प्रॉब्लम, इमरान जी मुझे बोलने दीजिए। जब कोई बोल रहा हो तो फिर उस बीच में तो आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं भी नहीं बोली थी, मैं मुस्कुरा जरूर रही थी आपकी बातों को सुनकर, दिल्ली के लतीफे सुनकर मुझे मुस्कुराना जरूर आता है। और आपने घर घर में शराब के ठेके खोल दिए, जो शायद बहुत अच्छा नोबेल पुरस्कार वाला काम था। आपने कहा कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए। अब इमरान जी आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे, आपको जवाब भी नहीं चाहिए। आपके आते ही मेरे को अपना वॉल्यूम हाई करना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को बरगला रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं। अच्छा सुनिए, एक मिनट, शराब के ठेके खोले, उसमें क्या भला हो रहा था? रुको भाई, रुको रुको रुको, थांबा थांबा थांबा, रुको रुको, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप सुन लीजिए, शांत हो जाइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीना जी, इमरान जी सुन लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या डिलीवर करेंगे इसका मुझे खुद को डाउट है। खड़े के वो कैसे खड़ा के, यही बता दीजिए। दिल्ली को कचड़ा कचड़ा कर दिया 15 साल के अंदर, वो कैसे किया, यही बता दीजिए आप। अरे आपने यमुना साफ कर दी, आपने यमुना साफ कर दी, आपने तो फंड लिया था 2000 करोड़ का। अतुल यहाँ बैठे, अतुल बताएंगे कि आपने किससे फंड लिया और वो फंड कहाँ गया। 2025 तक का वक्त लिया है, साफ हो जाएगी। 5 साल का वक्त लिया है, साफ हो जाएगी। 15 साल में आपने क्या किया है एमसीडी के अंदर, ये नहीं बता रही है। हम तो बता रहे, हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, स्कूल बढ़िया कर दिए, अस्पताल बढ़िया कर दिए, महिलाओं को बस यात्राएं फ्री कर दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं फ्री कर दी, सब कुछ हमने कर दिया। अरे आप बताइए, 15 साल के अंदर आपने क्या किया? एक एक करके एक मिनट। कमेटी ने हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई है कि दिल्ली सरकार के जो सरकारी अस्पताल है, अतुल इसको एंडोर्स करेंगे इस बात को, उसकी रिपोर्ट है, वो गूगल पे आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। खोजी पत्रकार है, खोजी पत्रकार काम करती, तो मुझे पता है कि आपके अस्पताल बूचड़ खानों से भी बदतर हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट का कमेंट है आपके अस्पतालों पर, सरकारी अस्पतालों पर। आपके मोहल्ला क्लिनिक कोविड के समय बंद थे, जब उन्हें खुला होना चाहिए था। मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर पाऊंगी, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर पाऊंगी। एक मिनट सुनिए, इन्होंने 15 साल के अंदर
मैं इस तरीके से डिबेट में विश्वास एक नहीं मिनट एक करती मिनट हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मैं मिनट इस तरीके से डिबेट नहीं कृपया करती हूँ कि आम आदमी कृपया पार्टी एक बिल्कुल एक जो है करके वो बोलिए, आके स्क्रीन पे कृपया पूरा सब कुछ कैप्चर करने की एक कोशिश एक करती है। करके मेरे पास बोलिए, इतना कृपया इस एक तरह एक की करके नेगेटिव बोलिए। एनर्जी नहीं है कि मैं एक काम कांस्टेंट करते टेलीविजन पे हैं, बोलती एक रहूं। काम करते हैं, एक काम करते हैं, 2-2 मिनट के लिए या 1-1 मिनट के लिए छोटा छोटा बोलिए, वो एक साथ बोलते तो मजा नहीं आता है, ठीक है ना। अतुल जी अभी इन दोनों को थोड़ा चुप रखते हैं, आप बोलिए पहले। मैं तो चूंकि पत्रकार भी हूं और ये सवाल पूछना मेरा अधिकार है, तो इमरान जी सामने बैठे, मैं इनसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूं जी, आप अगर इजाजत दें तो। जी 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 इजाजत है। एक अपडेट दे दूं, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं हम। अरविंद केजरीवाल ने वोट डाल दिया है, सब परिवार वोट डाल के बाहर निकले हैं और वोट का मार्क दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ, बेटी है उनकी, बेटा है और माता पिता के साथ धर्मपत्नी, वोट डाल के अभी बाहर निकले हैं। तो कुछ ही देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे हैं और अब वोट डाल के बाहर आ गए हैं। जी 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 10 बजे तक 7% मतदान होने की खबर आई है कि 10 बजे तक दिल्ली एमसीडी में 7% मतदान हुआ है। हालांकि जिस तरह से देखा गया था, सुबह सुबह हमारे संवाददाता मौजूद थे मयूर विहार के पोलिंग बूथ के बाहर और लोगों का हुजूम था। सुबह ही लोग वोट डालने के लिए पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल यहाँ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। चारों तरफ हम देखते हैं कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। जी, तो अरविंद केजरीवाल को सुना आपने और सफाई के मुद्दों पर वोट डालने की उन्होंने अपील की। हालांकि ट्वीट भी इससे पहले किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं